In a recent uploaded video, we saw what is osmoregulation and how do we differentiate between osmoconformers and osmoregulators. आज हम वही बात Pearson में देखेंगे, what do they say. So we are done with the concept and now it's the reading time. Osmoregulatory challenges and mechanisms in freshwater and marine water. तो एक एनिमल जिसको वाटर बैलेंस मेंटेन करके रखना है तो उसके दो तरीके हैं, ठीक है. वन इज टू बी अ ऑस्मो कन्फर्मर. ऑस्मो कन्फर्मर वो एनिमल होता है जो आइसोटोनिक इन्वायरमेंट रखता है अपनी बॉडी में एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. इसका मतलब ये है, आइसोटोनिक का मतलब है कि आपके पास सॉल्यूट कंसनट्रेशन और वाटर कंसनट्रेशन दोनों ही उस ऑस्मो कन्फर्मर की बॉडी के अंदर और उसकी सराउंडिंग में दोनों जगह सेम होगी. तो ऐसे एनिमल्स को आप ऑस्मो कन्फर्मर कहते हो, ठीक है. इसे आप आइसो ऑस्मोटिक भी कह सकते हैं. आइसो ऑस्मोटिक कुछ वही सेम बात है, आइसोटोनिक ही आप उससे कह सकते हो. आइसो यानी कि सेम, ऑस्मोटिक वर्ड इज़ यूज्ड फॉर सॉल्यूट एंड वाटर कंसनट्रेशन, ठीक है. तो अपनी सराउंडिंग के साथ ये आइसो ऑस्मोटिक या आइसोटोनिक होता है. सारे के सारे आइसो कन्फर्मर्स क्या होता है, मरीन एनिमल्स होता है. Because in osmo conformer is internal osmolarity. Osmolarity क्या होता है, number of solute moles per liter या फिर per volume of solution, ठीक है. ये हमने लास्ट कुछ वीडियो लेक्चर्स में देखा था ऑस्मोलैरिटी क्या होती है. ओके, अब सारे के सारे ऑस्मो कन्फर्मर्स आपके पास मरीन एनिमल्स होता है. इसके पीछे रीज़न बड़ा सिंपल है कि जो ऑस्मो कन्फर्मर का इंटरनल ऑस्मोलैरिटी है, ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या है कि भाई उसकी बॉडी में सिंपल लफ्ज़ों में सॉल्यूट कितना है, ठीक है. तो बेसिकली एक ऑस्मो कन्फर्मर का जो इंटरनल ऑस्मोलैरिटी है, इंटरनल सॉल्यूट कंसनट्रेशन है, वो सेम रहती है उसके इन्वायरमेंट में, यानी कि उसके बाहर. मरीन वाटर है तो ऑफकोर्स सी वाटर आप बोल सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो, एक होता है फ्रेश वाटर फॉर दोज हू डोंट नो, एक होता है मरीन वाटर जिसे आप सी वाटर भी कहते हैं. अब फ्रेश वाटर में आपके पास सॉल्यूट कंसनट्रेशन ना के बराबर होती है, यानी कि इसकी ऑस्मोलैरिटी बहुत कम होगी, ठीक है. जबकि जो आपके पास मरीन वाटर है, मरीन वाटर की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी, इसीलिए आप इसे सी वाटर कहते हो. इसमें सॉल्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा, सॉल्यूट क्या ज़्यादा होगा. सो देयर इज़ नो टेंडेंसी टू गेन और लॉस वाटर. तो सिंपल सी बात है, ऑस्मो कन्फर्मर ज़्यादातर मरीन एनिमल्स नहीं बल्कि इन्होंने लिखा है ऑल ऑस्मो कन्फर्मर्स, सारे इसके सारे मरीन. ओके, नाउ हियर इज़ अ ट्विस्ट. आप ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे मरीन एनिमल्स ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है. क्योंकि मरीन एनिमल्स आपको ऑस्मो रेगुलेटर्स भी मिल सकते हैं, यानी कि वो अपना अंदर, आगे हम पढ़ेंगे ये ऑस्मो रेगुलेटर्स मरीन वाटर में भी पाए जा सकते हैं. सो इसको ध्यान में रखते हुए यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि ऑस्मो कन्फर्मर सारे के सारे मरीन एनिमल्स होते हैं, ठीक है. क्लियर. सो ये सारे के सारे मरीन इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी बॉडी में जो भी सॉल्ट कंसनट्रेशन होता है, तो जितनी ही बाहर सॉल्ट की कंसनट्रेशन होती है, तो एक ऑस्मो कन्फर्मर क्या करेगा, ये अपनी बॉडी में भी सॉल्ट की उतनी ही क्वांटिटी, उतनी ही कंसनट्रेशन रखेगा, ठीक है. तो इसीलिए ये अपने इन्वायरमेंट से आइसोटोनिक होता है. इसका बहुत एक अच्छा प्राइम एग्जांपल है हैगफिश, ठीक है. सो बहुत सारे ऑस्मो कन्फर्मर्स पानी में रहते हैं, तो उनके पास स्टेबल कंपोजिशन एंड हेंस हैव अ कांस्टेंट इंटरनल ऑस्मोलैरिटी. और ऐसा नहीं है कि इनको सर्वाइवल में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर सॉल्ट कंसनट्रेशन इसकी बॉडी में ज़्यादा हो, नो, क्योंकि ये उस चीज़ से ये अडेप्टिव है, ठीक है. इसीलिए इनकी बॉडी में स्टेबल इन्वायरमेंट रहता है और इंटरनल ऑस्मोलैरिटी भी कांस्टेंट रहती है, ठीक है. ऐसा तो नहीं है कि इवन बाहर का जो इन्वायरमेंट है, बाहर के मुताबिक ये अपना अंदर का सॉल्यूट कंसनट्रेशन आइसोटोनिक रखता है, तो बाहर का ऑस्मोलैरिटी इतना फ्रीक्वेंटली नहीं चेंज होता. सो इस वजह से कांस्टेंट इंटरनल ऑस्मोलैरिटी भी देखने को मिलती है. ये तो हो गए ऑस्मो कन्फर्मर. सिंपल सा हमने एग्जाम्पल देखा हैगफिश, और जो अपना इन्वायरमेंट आइसोटोनिक रखें या फिर आइसो ऑस्मोटिक रखें बाहर के इन्वायरमेंट से. फिर आते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स. ये कहते हैं ऐसा हम नहीं करेंगे, ये करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन. रेगुलेशन
का मतलब ये रेगुलेट करता है अपना वाटर कंसंट्रेशन और सॉल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है। इनका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई लेना देना नहीं है। बाहर सॉल्ट सॉल्ट ज़्यादा हो गया, बाहर सॉल्ट कम हो गया, इनकी बॉडी में सेम ही इन्वायरमेंट रहेगा। एक बहुत नैरो रेंज के अंदर चीज़ें चेंज हो सकती हैं। बाकी ये कहते हैं नहीं, हम नहीं बदलेंगे कोई, अगर बाहर कोई चेंज आ रहा है तो। सो इनकी इंटरनल ऑस्मोलैरिटी जो है वो इंडिपेंडेंट होती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, ठीक है। यही बात कही मैंने अभी। Osmoregulation enables animals to live in environments that are inhabitable for osmoconformers, such as freshwater and terrestrial habitats, or to move between marine and freshwater environments. In a hypoosmotic environment, and okay, तो ये हमने दो चीज़ें समझी ली। या तो एक ऑस्मो रेगुलेटर आपको फ्रेश वाटर में मिलेगा, और या तो एक ऑस्मो रेगुलेटर आपको मरीन वाटर में मिलेगा, और दोनों के अपने अपने चैलेंजेस होंगे और उसी हिसाब से इनकी अडेप्टेशंस होंगी। इसको बहुत ही डिटेल में हमने अभी लास्ट देखा था। तो फ्रेश वाटर में क्या होता है, फ्रेश वाटर में जैसे ये फॉर एग्जांपल ये कॉस्मो रेगुलेटर है, ये फिश है, ठीक है। अब फ्रेश वाटर में बाहर सॉल्ट की कंसनट्रेशन क्या है, कम है। इस फिश की बॉडी में बाहर के मुकाबले इस फिश की बॉडी में सॉल्ट ज़्यादा है। तो क्या होता है कि पानी इसकी बॉडी के अंदर आने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे इस फिश को क्या डेंजर है, फ्लडिंग ऑफ सेल्स। सारा का सारा पानी जो है वो सेल्स में जितना हो सकता है उतना आ जाएगा। तो इस तरीके के फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट कैसा है, हाइपोऑस्मोटिक है। हाइपो बोले तो सॉल्ट कंसंट्रेशन कम होना। तो एन ऑस्मो रेगुलेटर मस्ट डिस्चार्ज, इसकी बॉडी में फ्लडिंग हो जाएगी तो उसको उस एक्सेस वाटर को कंटिन्यूसली इसको डिस्चार्ज करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके चैलेंजेस अपने, फिर उस हिसाब से इसकी अडेप्टेशंस भी हैं, ठीक है। फिर आता है हाइपर ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट। अब ये कैसे फ्रेश वाटर एनिमल्स किस तरीके से इस एक्सेस वाटर को डिस्चार्ज करते हैं वो फिर एक अलग क्वेश्चन है, एंड अभी देखते हैं आगे आएगा। उसके बाद आता है मरीन एनिमल्स। ये आपके पास एक फिश है जो कि मरीन वाटर में पाई जा रही है। मरीन वाटर का मसला, इसकी चैलेंज अपना है कि बाहर सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो इस वजह से ये हाइपर ऑस्मोटिक, हाइपर यानी कि ज़्यादा। तो अब इसमें क्या खतरा होता है इस फिश को कि इसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकती है, क्योंकि पानी लव्स सॉल्ट, सॉल्यूट, बाहर सॉल्यूट ज़्यादा है तो पानी बाहर चला जाएगा। तो इस वजह से इस फिश को डिहाइड्रेशन का मसला है, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, ठीक है। सो इट मस्ट इंस्टेड टेक इन वाटर टू ऑफसेट ऑस्मोटिक लॉस। तो जो बेसिकली इसको एक्टिवली पानी को एब्जॉर्ब करते रहना पड़ेगा ताकि डेफिशिएंसी या डिहाइड्रेशन ना हो। सो ऑस्मो रेगुलेशन अलाउज मेनी मरीन एनिमल्स टू मेंटेन एन इंटरनल osmolarity different from that of sea water. Okay. Whether osmoconformers or osmoregulators, most animals cannot tolerate substantial changes in external osmolarity and are said to be stenohaline. Okay. सो यहाँ पे दो नई टर्म्स आपको देखने को मिलेंगी, एक है स्टेनोहेलिन एंड एक है यूरीहेलिन। स्टेनो का मतलब एक इट्स अ ग्रीक वर्ड, और स्टेनोस इज अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है नैरो। हेलो हेलीन, आपने हेलोजन्स के बारे में पढ़ा है 7th ग्रुप के एलिमेंट्स यानी कि सॉल्ट फॉर्म्स। तो हेलो हेलीन ये जो वर्ड्स हैं ये सॉल्ट से रिलेटेड हैं। तो बेसिकली वो कहता है कि आपके पास चाहे ऑस्मो कन्फर्मर हो या ऑस्मो रेगुलेटर हो, दोनों ही तरीके के एनिमल्स अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एक सब्सटेंशियल चेंज उनकी ऑस्मोलैरिटी में उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स को आप स्टेनोहेलिन कहते हैं। स्टेनोहेलिन का मतलब क्या है कि ये सॉल्ट में चेंज को, उसी को आप ऑस्मोलैरिटी कहते हो, यानी कि नंबर। ऑस्मोलैरिटी को हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ऑस्मोलैरिटी क्या होता है, मैं दोबारा से जल्दी से बता दूं कि नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूट इन अ लिटर ऑफ सोल्यूशन। एक सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके, सॉल्यूट के या सॉल्ट के, तो उसे आप ऑस्मोलैरिटी कहते हो। तो स्टेनोहेलिन वो एनिमल्स होता है जो इस ऑस्मोलैरिटी के चेंज को टॉलरेट नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत ही नैरो रेंज में अगर चेंज आए तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज नहीं। उसके कॉन्ट्रास्ट में ऑन द फ्लिप साइड आपके पास ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको यूरीहेलिन कहा जाता है। ये एनिमल्स वो होते हैं जो कि इन लार्ज फ्लक्चुएशंस को, एक्सटर्नल ऑस्मोलैरिटी में आने वाली लार्ज फ्लक्चुएशंस को ये सर्वाइव कर लेते हैं,
ठीक है। तो यूरोहेलिन ऑस्मोकन्फर्मर्स, उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, यू डोंट नीड टू रिमेंबर द एग्जांपल्स हियर, बट ये दो आपने टर्म्स याद रखनी है आपसे कि स्टेनोहेलिन एंड यूरोहेलिन। स्टेनो आप स्टेनो से याद रख सकते हो, यानी इसका मतलब है नैरो, तो नैरो रेंज में अगर ऑस्मोलैरिटी में चेंज आए तो ओके है, लेकिन अगर लार्ज फ्लक्चुएशंस आएंगी तो स्टेनोहेलिन वो एनिमल्स होते हैं जो कि इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर सकते, और यूरोहेलिन जो है वो दे आर कूल विथ इट, उन्हें कोई मसला ऐसा खास नहीं होता। ठीक है। उसके बाद आप स्पेसिफिकली इन्होंने दो पैराग्राफ यहाँ पे लिखे हुए हैं कि किस तरीके से ऑस्मो रेगुलेशन मरीन एनिमल्स में होती है और फ्रेश वाटर एनिमल्स में होती है। इसको हम डिटेल में वैसे तो देख चुके हैं, बट इसको अब हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। मोस्ट मरीन इनवर्टिब्रेट्स आर, जैसे कि हमने पढ़ा अभी कुछ देर पहले कि ऑस्मो कन्फर्मर्स सारे के सारे क्या होते हैं, मरीन एनिमल्स होते हैं। लेकिन क्या सारे मरीन एनिमल्स ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं? नो, कुछ मरीन एनिमल्स ऑस्मो रेगुलेटर्स भी होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर ऑस्मो कन्फर्मर्स। ऑस्मो कन्फर्मर्स क्या होते हैं? जो कि आइसोटोनिक इन्वायरमेंट रखते हैं विथ देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कि भाई बाहर कितना सॉल्ट कंसनट्रेशन है उसकी बॉडी में भी उतना ही होगा। ठीक है। तो स्टेबल एकदम कंपोजिशन रहती है ऑस्मोलैरिटी की, सॉल्ट कंपोजिशन सेम रहती है बाहर अंदर। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी और बाहर भी। सो देयर ऑस्मोलैरिटी इज द सेम। यही बात मैंने भी कही कि सी वाटर जैसे बाहर उनकी जितनी ऑस्मोलैरिटी होगी उतनी ही उनकी बॉडी में होगी, तो इस वजह से उनको ऐसा कोई चैलेंज नहीं फेस करना पड़ता वाटर बैलेंस के हवाले से, क्योंकि बाहर जितना सॉल्ट है उतना ही बॉडी के अंदर सॉल्ट है। ठीक है। तो इसीलिए वाटर ट्रांसपोर्ट इतना ज़्यादा नहीं होता। Nevertheless, they actively transport specific solutes at established levels in hemolymph, different from those in the ocean. Okay. हीमोलिम्फ क्या होता है? कुछ एनिमल्स की बॉडी में ब्लड की रिप्लेसमेंट एक फ्लूइड होता है जिसको हीमोलिम्फ कहते हैं। ठीक है, इट्स अ सर्कुलेटरी फ्लूइड। तो कुछ एनिमल्स जो मरीन एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्पेशली ऑस्मो कन्फर्मर्स, वो एक्टिवली एक्टिवली यानी कि एटीपी को यूज़ करके एक्टिव ट्रांसपोर्ट से कुछ सॉल्ट्स को बाहर से एब्जॉर्ब करते अपनी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट करते हैं ताकि इन्वायरमेंट आइसोटोनिक हो सके। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है कि भाई जो एटलांटिक लॉबस्टर होता है उसमें भी होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म इसी तरीके का कुछ हो रहा होता है। वो क्या करता है, वो मैग्नीशियम आयन को एक्टिवली लेता है और 9 mm के नीचे नीचे उसकी कंसनट्रेशन रहती है, फार बिलो द 50 mm कंसनट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम इन देयर इन्वायरमेंट। इसका मतलब ये एक लॉबस्टर है, ठीक है, स्पेसिफिकली एटलांटिक लॉबस्टर का इन्होंने नाम मेंशन किया हुआ है, उसका बायोलॉजिकल नेम भी इन्होंने लिखा हुआ है। तो उसके बाहर सी वाटर में क्या कंसनट्रेशन है मैग्नीशियम आयन की? 50 mm। ठीक है। mm क्या है? मिली मोलर, जो कि ऑस्मोलैरिटी का यूनिट है। मिली मोल्स पर ऑस्मोल, मिली ऑस्मोल्स पर लीटर, सॉरी, ये होता है। ठीक है। तो बाहर है 50 mm, लेकिन उसकी बॉडी में ये कितनी कंसनट्रेशन रखता है? 9 mm, जो कि काफ़ी कम है बाहर के मुताबिक। ठीक है। तो इस तरीके से ये स्पेसिफिक आयंस को ही अपनी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट करेगा, ऐसा नहीं कि जितनी बाहर मैग्नीशियम है उतनी ही मैग्नीशियम अंदर होगी बॉडी के, नहीं। ये हम जब कहते हैं आइसोटोनिक तो हम ओवरऑल सॉल्ट की बात कर रहे हैं कि ओवरऑल सॉल्ट आपके पास बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर ऑस्मो कन्फर्मर्स में सेम रहता है। फिर वो कहता है टू ऑस्मो रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज इवॉल्व अमंग मरीन वर्टिब्रेट्स। वो क्या है? ओके, नाउ देयर, अब ये सारे ऑस्मो कन्फर्मर्स को उन्होंने पीछे छोड़ दिया, अब ये आए हैं एक्चुअल टॉपिक पे, यानी कि मरीन एनिमल्स पे, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। अब मरीन एनिमल्स को सबसे बड़ा खतरा क्या होता है कि बॉडी के बाहर बहुत सारा सॉल्ट है, तो बॉडी का जो पानी है वो बाहर चला जाता है, तो इनको मसला रहता है डिहाइड्रेशन का। तो बेसिकली इनकी बॉडी में कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज होती हैं जो कि इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए होती हैं, डिहाइड्रेशन के चैलेंज को। वन इज़ फाउंड अमंग मरीन बोनी फिशेस। ओके, अब ये जो मरीन एनिमल्स हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं, इसमें आपके पास दो तरीके के एनिमल्स मेजरली पाए जाते हैं, दो तरीके की फिशेस। एक होती हैं बोनी फिशेस, एक होती हैं कार्टिलेजिनस फिशेस। बोनी फिशेस क्या करती हैं? सो बोनी फिशेस में आपके पास रे फिन्ड, लोब फिन्ड फिशेस आती हैं। द अदर्स the other is found in marine sharks and most other chondrichthylians, जो कि कार्टिलेजिनस एनिमल्स होते हैं। ओके, सिंपल करके मैं बताती हूँ, दो तरीके की फिशेस हैं आपके पास। ठीक है। ऑस्मो रेगुलेटर्स की बात हो रही है यहाँ पे।
ऑस्मो रेगुलेशन करने वाले एनिमल्स मरीन वाटर में दो तरीके के उसे होते हैं मेजरली, एक बोनी फिशेस और एक कार्टिलेजिनस फिशेस। बोनी फिशेस क्या करती हैं? ओके, एक होती हैं बोनी फिशेस, एक होती हैं कार्टिलेजिनस फिशेस, ठीक है। अब ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि कार्टिलेजिनस फिशेस क्या करती हैं और बोनी फिशेस क्या करती हैं। जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं वो एक्टिवली अपने गिल्स से अपनी बॉडी से सॉल्ट को एक्सक्रीट करती हैं, और इनकी बॉडी में जब सॉल्ट की तादाद बढ़ जाती है, क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो बाहर से ऑफ कोर्स पानी जो है वो अंदर आने लगता है, तो उस तरीके से ये डिहाइड्रेशन को ओवरकम करती हैं। इसके अलावा जब ये सॉल्ट को एक्सक्रीट करती हैं तो वो सॉल्ट गिल्स से, रेक्टल ग्लैंड से सिक्रीट होता है, और कुछ फिशेस, कुछ बोनी फिशेस, सॉरी, कुछ कार्टिलेजिनस फिशेस यूरिया को भी, क्योंकि यूरिया भी एक तरीके का सॉल्यूट है, उसको एक्यूमुलेट करती हैं, तो उस फिर यूरिया टॉक्सिक होता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए यूरिया से ये TMAO नाम का एक कंपाउंड एक्यूमुलेट करती है बॉडी में, जो कि यूरिया से बचाता है, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। तो ये मैकेनिज्म होता है कार्टिलेजिनस फिशेस का। उसके बाद बोनी फिशेस क्या करती हैं? ये ऐसा कुछ भी नहीं करती, ये कोई सॉल्ट के एक्यूमुलेट वगैरह नहीं करती। ये कहती हैं अच्छा पानी बाहर जाएगा, डिहाइड्रेशन होगी, कोई बात नहीं, मैं कोई सॉल्ट एक्सक्रीट नहीं करूँगी, पानी बाहर जा रहा है, तो ये क्या करती हैं, ये बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग ऑफ वाटर की एबिलिटी इनमें बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। सो दे आर अडेप्टिव टू इट कि दे अदर मेरीन बोनी फिशेस कॉन्स्टेंटली लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस। बोनी फिशेस वगैरह कंटिन्यूसली वाटर को लूज करती हैं ऑस्मोसिस के थ्रू, डिहाइड्रेशन हो रही है, सो इस वाटर लॉस को वो बैलेंस करती हैं बाय ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ सी वाटर, एज आई सेड, अभी अभी मैंने यही बात की है। सो द एक्सेस सॉल्ट्स ingested with sea water are eliminated through the gills and the kidneys। जो सॉल्ट उसके अंदर गया पानी के थ्रू, वो उसकी गिल्स से किडनी से एलिमिनेट होता रहता है। ये कोई अपनी तरफ से गिल्स से किडनी से एक्सक्रीट नहीं करती सॉल्ट को, ठीक है। ये जस्ट दे ड्रिंक अ लॉट ऑफ सी वाटर, दैट्स हाउ बोनी फिशेस के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन होती है। कार्टिलेजिनस फिशेस हमने डिटेल में देखा था, अभी मैंने आपको बताया भी कि वो सॉल्ट को एक्सक्रीट करती हैं। बोनी फिशेस ऐसा कुछ नहीं करती। बोनी फिशेस आप कह सकते हो दे आर सॉर्ट ऑफ लेजी फिशेस, ओके। उसके बाद वो कहता है एज नोटेड अर्लियर ऑस्मो रेगुलेशन इज फ्रीक्वेंटली कपल्ड टू एलिमिनेट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज यूरिया, ओके। Eliminating urea is important because high concentrations of urea can denature proteins। तो यूरिया को एलिमिनेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज यूरिया एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, वो बॉडी के प्रोटीन्स वगैरह की स्ट्रक्चर को भी ख़राब कर सकता है। शार्क्स हाउएवर हैव अ हाई कंसन, ओके, ये उसने वही बात की है। नाउ शार्क इज एन एग्जांपल ऑफ कार्टिलेजिनस फिश। शार्क क्या करती है? इस यूरिया को बल्कि एक्यूमुलेट करती है बॉडी में। अब इसकी बॉडी में यूरिया टॉक्सिक क्यों नहीं है जैसे कि दूसरे एनिमल्स की बॉडी में? तो आंसर लाई करता है एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, जैसे TMAO अभी मैंने बताया आपको, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड कहते हैं, जो कि शार्क के टिश्यूज़ प्रोड्यूस करते हैं, और ये कंपाउंड प्रोटीन्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डीनेचरिंग इफेक्ट ऑफ यूरिया। बेसिकली यूरिया से प्रोटेक्शन के लिए ये कंपाउंड होता है। तो शार्क्स ऐसा करती क्यों है? यूरिया को क्यों वो एक्यूमुलेट कर रही है बॉडी में जबकि वो टॉक्सिक है? तो बेसिकली मकसद इसके पीछे ये है क्योंकि ये कार्टिलेजिनस फिश है, ये सॉल्ट को एक्यूमुलेट करती है ताकि पानी अट्रैक्ट होकर बाहर से अंदर आए बॉडी में, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए। सो ये कंपाउंड का एक और फंक्शन भी होता है शार्क में, जो कि है ऑस्मो रेगुलेशन। ये अभी मैंने बताया आपको, जैसे कि बोनी फिशेस में होता है, शार्क के अंदर भी इंटरनल सॉल्ट कंसनट्रेशन बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू सी वाटर। तो शार्क्स क्या करती हैं? ये अपनी बॉडी में यूरिया को accumulate करती हैं। So salt tends to diffuse from the water into the bodies, especially through the gills. However, the combination of TMAO with salts and urea and other compounds results in a solute concentration in shark tissue that is actually somewhat higher. Okay, for this reason, water slows. एक बार मैं ये पढ़ लूँ and then उसके बाद हम देखते हैं वो क्या कहना चाह रहा है। Water slowly enters the shark's body by, okay, सिंपल सी बात है एकदम, उन्होंने इतना स्ट्रेच करके लिखा हुआ है। आपने कार्टिलेजिनस फिश और इससे पहले एक क्लास में, आई थिंक वो इस चैप्टर का पार्ट 2 है आई गेस, और पार्ट 3 है जिसमें
ऑस्मोरेगुलेटर्स वर्सेस ऑस्मोकन्फर्मर्स, ये उसका टाइटल है वीडियो का। वहाँ पे इस चीज़ को हमने बहुत सिंपल और एकदम डायरेक्टली करके समझा था। शार्क्स क्या करती हैं, वो यूरिया को अपनी बॉडी में इसलिए एक्यूमुलेट करती हैं ताकि बाहर का जो वाटर है वो अट्रैक्ट होके, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे यूरिया एक सॉल्यूट है, वाटर लव सॉल्यूट, तो वाटर बाहर से अंदर आता है, ठीक है। इस तरीके से वो डिहाइड्रेशन को ओवरकम करेंगे। तो इसीलिए शार्क्स डू नॉट ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर अनलाइक बोनी फिशेस ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, लेकिन शार्क एक कार्टेजियस फिशेस जो इस तरीके से करती है। सो द स्मॉल इनफ्लक्स ऑफ वाटर इनटू शार्क्स बॉडी इज डिस्पोज्ड इन द यूरिन प्रोड्यूस्ड बाय द किडनीज। सो यूरिन भी कुछ सॉल्ट्स को रिमूव करता है शार्क्स की बॉडी से। द रेस्ट इज लॉस्ट इन पीसेस और इज secreted from a specialized gland, जिसे रेक्टल ग्लैंड कहते हैं। ओके, तो उसमें वही बात लिखी हुई है कि किस तरीके से मरीन एनिमल्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन होती है। एंड देन कम्स द फ्रेश वाटर एनिमल्स एंड देन वी आर गोइंग टू सी दिस ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ टू डिफरेंट फिशेस, एक है फ्रेश वाटर में, एक है मरीन वाटर में। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है लैंड एनिमल्स का। एनहाइड्रोबायोसिस, मैंने ये टर्म भी उस वीडियो में एक्सप्लेन की थी। सो या सिंपल बातें लिखी हुई हैं, जस्ट बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके एलैबोरेट और इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। कंटेंट इज़ गुड एंड अदरवाइज आई थिंक बात वही की गई है, थोड़ा सा एलैबोरेट करके की गई है, दैट्स इट।